पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नीतीश कुमार जब से एनडीए में वापसी किए हैं तब से कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई थी। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार को लाना भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी थी और अगर नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी में नहीं आते तो एनडीए की स्थिति बहुत बुरी हो जाती। भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ जाती और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है केंद्र में, वो सरकार भी नहीं बन पाती। कितना सच है कितना झूठ ये आप बेहतर जानते हैं, क्योंकि ये वो परिस्थितियां हैं जो नहीं हुई। जो हुई उस परिस्थिति को अगर ध्यान से देखें तो नीतीश कुमार का एनडीए में आना भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही फायदेमंद और फ्रूटफुल है, क्योंकि नीतीश कुमार के आने से दो तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण हुई है। पहली तो ये कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार नहीं थी, चली गई थी, वो सरकार बहाल हो गई। भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश के जुड़ने से एनडीए खेमे में 12 सांसदों का वृद्धि हुआ, 12 सांसद उसके पास आ गए और इसके साथ साथ केंद्र में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी नीतीश कुमार के कारण बैठ गए। भीतर की बात में आज हम कुछ ऐसे ही मुद्दों पे आपसे चर्चा करने के लिए आए हैं जो बहुत ही गंभीर हैं और ये अब आने वाले 2025 के चुनाव के लिए मजबूर कर रहे हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के साथ रह करके अच्छा कर रही है या फिर भारतीय जनता पार्टी मजबूर है, उसके पास अपनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है कि वो नीतीश के बिना आगे बढ़ सके। इस पूरे एपिसोड में कई ऐसे पहलू हैं जिन पहलुओं पे हम आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि पशुपति कुमार पारस, जिनको 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से समझिए तो दूध की मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया, एक भी सीट उनको नहीं मिली। उनकी सारी सीटें चिराग पासवान को दे दी गई। यानी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता था कि पशुपति कुमार पारस में वो स्पार्क नहीं है और ये फैसला उसका बिल्कुल सही साबित हुआ, क्योंकि चिराग पासवान को 5 सीटें मिली और पांचों जीत करके आ गए। तो क्या 2025 के चुनाव में भी ऐसा ही कुछ होगा? ऐसा लगता नहीं है। और ये क्यों नहीं लगता है, हम ये आपको समझाएं अगर तो नए नए अध्यक्ष बने दिलीप जायसवाल जब पशुपति कुमार पारस के से मिलने जाते हैं तो उसके मायने क्या निकाले जाए? क्या पशुपति कुमार पारस से डर गए हैं या फिर जिस तरह से सुनील पांडे अपने बेटा के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, उस नाराजगी को दूर करने, क्योंकि साथ में रहते हुए पशुपति कुमार पारस के एक सदस्य को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में ला करके ज्वाइन करा लिया है। ऐसा पहले भी हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में एनडीए में रहते हुए नीतीश कुमार के सभी विधायकों को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में कर लिया था। अब इसके आगे की कहानी अगर हम समझना शुरू करें तो जो 2025 का गणित है, उस गणित को बैठाने में भारतीय जनता पार्टी अब हाथ पैर मारना शुरू कर चुकी है। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के बिना इस गणित को बैठाने में सफल हो पाएगी? अब तक जो रिकॉर्ड बताते हैं उस रिकॉर्ड में नीतीश कुमार 2010 से लेकर के 2020 तक के चुनाव में धीरे धीरे सरकते हुए नीचे चले आए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऊपर जा रही है। 2015 में भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति थी, आपको अच्छी तरह से पता है कि भारतीय जनता पार्टी मात्र 53 सीटें ला करके सत्ता से बाहर हो गई थी, जबकि 2014 में पूर्ण बहुमत से अपने दल पर केंद्र में सरकार बनाया था। नीतीश कुमार तब भी भारतीय जनता पार्टी से ऊपर थे, यानी 2010 में ऊपर थे और 2015 में भी लालू प्रसाद के साथ जा करके नीतीश कुमार का ग्राफ बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गिरा था और वो दूसरे नंबर पर आ गए थे। हालांकि नीतीश कुमार के लिए भी एक बड़ी अवनति थी, ग्राफ उनका नीचे गिरा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बहुत नीचे गिर गया था, लगभग आधे पर टिक गई थी। 2010 में 91 सीट जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी को मात्र 53 सीटें मिली थी, यानी 50% से थोड़ा ज़्यादा। लेकिन 2020 में वही भारतीय जनता पार्टी बाउंस बैक करती है और तब परिस्थितियां कुछ अलग होती हैं। परिस्थिति अलग ये होती है कि नीतीश कुमार तीसरे नंबर की पार्टी बन जाते हैं और 2010, 15 और 2020 में नीतीश कुमार का ग्राफ बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है। इसके मायने क्या निकाले जाए? क्या नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ होना या फिर नीतीश कुमार का
महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल के साथ होना, दोनों में कौन सा नीतीश कुमार के लिए फ़ायदेमंद है और कौन भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदेमंद है? निश्चित रूप से नीतीश कुमार का एनडीए में रहना भारतीय जनता पार्टी के लिए फ़ायदेमंद है, बाकी कोई रहे या न रहे। क्योंकि 2020 के चुनाव में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 2020 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ न तो चिराग पासवान थे, न ही उपेंद्र कुशवाहा थे। अब उपेंद्र कुशवाहा का जब नाम आ गया तो उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। उपेंद्र कुशवाहा 2014 में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे और ये तब नरेंद्र मोदी का ऑरा था, हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा चल रहा था। और 2014 में उपेंद्र कुशवाहा ने भी 100% स्ट्राइक रेट दिया था, लेकिन वो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में नहीं रह पाए। 2019 के चुनाव से पहले उन्होंने एनडीए छोड़ दिया, मंत्री पद भी त्याग दिया और महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े। 2020 में भी महागठबंधन को छोड़ करके वो अलग से अलायंस बना करके चुनाव लड़े। ये सभी बातें आप जानते हैं, लेकिन इन सब में नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के साथ रहना 35% वोट की गारंटी है, क्योंकि नीतीश कुमार का 15% वोट हमेशा कांस्टेंट रहा है। और ये बात अच्छी तरह से भारतीय जनता पार्टी जानती भी है। बात ये तो महागठबंधन और लालू प्रसाद तेजस्वी यादव भी जानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को फैसला लेना होता है कि वो किसके साथ रहेंगे और क्या फैसला लेंगे। इन सारी बातों को लेकर के अब जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें भारतीय जनता पार्टी काफ़ी दबाव महसूस कर रही है और इस दबाव में भारतीय जनता पार्टी हाँफ भी रही है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे जुगाड़ में लगी हुई है कि नीतीश कुमार का 15% वोट उसके यहाँ पाले में कैसे चला जाए। इसके लिए अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी बनती तो सही है, लेकिन अंत में जाकर के वो कुछ ऐसा कर जाती है जो उसके लिए मुश्किल पैदा करती है। और यही हुआ है उपेंद्र कुशवाहा वाले मामले में। उपेंद्र कुशवाहा वाला मामले में आधे मन से भारतीय जनता पार्टी ने उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीदवारी भी दी और आधे मन से ही उन्हें 4 साल के जगह पर 2 साल भेज करके एक और अच्छा काम करते करते अचानक से अपने लिए बुरा काम कर लिया है और अपने दुश्मन ज़्यादा बना लिए हैं। अब इसको कैसे आप समझिएगा? तो इसको समझने के लिए आपको आना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो कुशवाहा वोट बैंक नीतीश कुमार से छटक रहा था, भाजपा से छटक रहा था, उसे अपने पाले में करने के लिए, उपेंद्र कुशवाहा को संतुष्ट करने के लिए और काराकट में जो कुछ भी हुआ उससे अपने आप को बरी करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजने की बात तो कह दी, लेकिन ये क्लियर नहीं किया कि उपेंद्र कुशवाहा को किसके साथ भेजेंगे। हालांकि ये भी बात पूरे मन से नहीं हुआ था। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सम्राट चौधरी ने बातों बातों में ये बात कह दिया था कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ न्याय होगा और उन्हें राज्यसभा भेजा जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा के लिए ये कोरामीन का इंजेक्शन टाइप था और वो इस इंजेक्शन को लेकर के पूरा स्वस्थ महसूस करने लगे और ये बात पब्लिक डोमेन में आ गई कि 4 साल वाले सीट यानी मीसा भारती वाली जो सीट है उस पर उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे 4 साल के लिए। लेकिन नामांकन होने से एक दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ने 19 तारीख को ही ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि उन्हें 20 तारीख को नामांकन करना है, जबकि 21 तारीख अंतिम दिन था। भारतीय जनता पार्टी को अचानक से एक मूवमेंट करना पड़ता है और वो मूवमेंट होती है इंटरनल। कहा तो ये जा रहा है कि नीतीश कुमार ने स्विच इतना कस के दबा दिया कि जरा सा भी तेल बाहर नहीं आ रहा था और बार बार किक मारने पर भी गाड़ी बंद हो जा रही थी। हाँफ रही थी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार हाँफवा रहे थे। पटना से दिल्ली तक का दौड़ आप समझ सकते हैं कि दिन भर में 2 बार लगाना भारतीय जनता पार्टी के 29 नेताओं के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन ये सब कुछ हुआ और 24 घंटे इतना हफाया नीतीश कुमार ने कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर आना पड़ा और उपेंद्र कुशवाहा को 4 साल की जगह पर 2 साल की सीट पर भेजना पड़ा। और ये बात एनडीए के वो सभी घटक दल जानते हैं, जिसमें जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान हैं, जनता दल यूनाइटेड है और अब उपेंद्र कुशवाहा भी है। उपेंद्र कुशवाहा 2 साल वाले राज्यसभा सीट पर जाकर के कितना संतुष्ट हैं ये तो उपेंद्र कुशवाहा ही बता सकते हैं, क्योंकि संतुष्ट हों ऐसा कहा ही नहीं जा सकता है। यानी कि सीधी तौर पे आप मान के चलिए कि अभावे साली चूर्णम जो सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो देखिएगा उसमें एक
शब्द आता है जब पंडित जी कहते हैं कि अभावे शाली चूर्णम, जब आपके पास कोई भी सामग्री नहीं जुट पाए प्रसाद के लिए, तो आटा को भूंज करके ही प्रसाद बना करके सत्यनारायण भक्त कथा जरूर सुनिएगा। अब ये मजबूरी में उपेंद्र कुशवाहा इस अभावे शाली चूर्णम वाली कथा सुन रहे हैं। इस कथा का रिजल्ट क्या होगा आने वाला 2025 बताएगा। और इस 2025 के चुनाव में एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बड़ी बुरी तरह से नीतीश कुमार ने अपने चंगुल में फंसा रखा है। और भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 सालों में नीतीश कुमार के सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं जुटा पाई है। जब भी हुआ है नीतीश कुमार के सामने बकरी बन करके मेमियाने के सिवाय और कुछ नहीं कर। मेमियाना भी नीतीश कुमार की मर्जी से होता है। इस बीच में बहुत सारी बातें अभी होनी है। चुनाव जो होने हैं बाकी के जो उपचुनाव विधानसभाओं के, उसको लेकर के बहुत सारी बातें कही जा रही है। तो कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि उपचुनाव जो है वो कहीं ऐसा नहीं कि मेन चुनाव के साथ ही हो जाए। ये सारी परिस्थितियां, सारी बातें इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार के दबाव में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से है। और नीतीश कुमार के वोट बैंक का जुगाड़ वो अगर करना चाहती है तो नीतीश कुमार भी अपने लिए जुगाड़ शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार एक बार फिर से भाजपा के अंदर, आरजेडी के अंदर, जेडीयू, कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी में, चिराग पासवान की पार्टी में, जीतन राम मांझी की पार्टी में, या फिर पशुपति कुमार पारस और मुकेश सहनी की पार्टी में सेंधमारी शुरू कर चुके हैं। इस सेंधमारी का नतीजा आप देख रहे हो कि लगातार कोई ना कोई जदयू ज्वाइन कर रहा है। और 2025 के चुनाव के लिए नीतीश कुमार अपनी 2 एंगल पे तैयारियां शुरू कर चुके हैं, एक एनडीए के साथ और दूसरा एनडीए के बाहर। अब इस तैयारी में आपको अंतिम जो आपको नज़ारा देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा सीट शेयरिंग के समझौता के समय। राज्यसभा की सीट आसानी से छोड़ देना नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आने वाले 2025 के चुनाव में बहुत कुछ होना बाकी है। जैसे सीट शेयरिंग समझौता के लिए टेबल टॉक शुरू होगा तो आप मान के चलिए कि लोकसभा चुनाव वाली स्थिति नहीं रहने वाली है। उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा में हार और राज्यसभा में छल का बदला लेना है, तो ऐसी स्थिति में उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा। क्योंकि 2 साल ही उनको राज्यसभा जब रहना है तो वो अच्छी तरह से जान रहे हैं। और यही हुआ था मुकेश सहनी के साथ, आप सभी को याद होगा। मुकेश सहनी भी समझ गए थे कि अब रिचार्ज मेरा होना नहीं है तो क्यों नहीं विद्रोही कर दें। हालांकि उसका घाटा क्या हुआ यह तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के पास न तो किसी सदन में कोई विधायक हैं, न सांसद हैं, न ही विधान परिषद के सदस्य हैं, न राज्यसभा में कोई है, सिर्फ अकेले हैं टिम। तो ऐसी स्थिति में वो क्यों समझौता करेंगे और 2025 के विधानसभा चुनाव में कम सीटें कैसे लेंगे? यहाँ आकर के मामला फंसेगा तो निश्चित रूप से उपेंद्र कुशवाहा अपने लिए विकल्प चुनेंगे। और विकल्प कहाँ है आप अच्छी तरह से जानते हैं। बात चिराग पासवान की करें, 5 सीट जीत करके 100% स्ट्राइक रेट दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी से भी बेहतर प्रदर्शन हुआ है, जेडीयू से भी बेहतर प्रदर्शन हुआ है, तो वो क्यों पीछे हटेंगे? 30 सीट 35 सीट कम से कम उन्हें चाहिए और ये सीट उनको देना ही पड़ेगा। नहीं दीजिएगा तो उनके लिए भी रास्ता खुला हुआ है। आपने देखा होगा कि किस तरह से केंद्र सरकार की नरेंद्र मोदी की नीतियों पर मुखर होकर के विपक्ष के साथ खड़े हो जा रहे हैं चिराग पासवान। ये भी एक बड़ा बदलाव हो सकता है एनडीए में। तो एक बदलाव जीतन राम मांझी के लिए भी है कि नीतीश कुमार को लेकर के उन जो जितने मुखर हैं वो साफ बता रहा है कि वो भी कोई समझौता करने वाले नहीं हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी में से किसी एक को चुनती है और अगर कहीं प्राथमिकता नीतीश कुमार को दे देती है तो जीतन राम मांझी विद्रोह करेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। दूसरे खेमे में पूरी तरह से 30% वोट तो तैयार है, यानी कि MOI समीकरण का 30% वोट लेकर के तेजस्वी यादव मजबूती के साथ खड़े हैं, खूंटा गाड़ दिए हैं। और अगर ये लोग उठ करके चले जाते हैं तो इस बार परिस्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन अगर एनडीए को इस कुनबे को संभालने में भारतीय जनता पार्टी सफल हो जाती है तो चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार, इनके साथ साथ
और भी जो लोग आएंगे, जैसे आपने देखा पशुपति कुमार पारस को मनाने समझाने बूझ फरियाने गए हुए थे दिलीप जायसवाल, अगर वो भी बरकरार रह जाते हैं और मुकेश सहनी की चर्चा हो रही है वो भी आ जाते हैं, तो ये एनडीए बहुत मजबूत होगा। भले ही सीटें कम होगी लेकिन समीकरण बहुत मजबूत रहेगा। और ऐसी स्थिति में अगर नहीं संभाल पाए तो आप मान के चलिए कि एक बार फिर से जो सपना 3 चुनाव से लगातार देखते आ रहे हैं तेजस्वी यादव, वो सपना उनका पूरा हो सकता है। यानी कि मामला बराबर बराबर है। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि क्या चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा के साथ हुआ, उसके बाद क्या सोचना शुरू नहीं किए होंगे? निश्चित रूप से उनका भी मशीन बहुत तेज़ी से चल रहा होगा और पेट्रोल डीजल से ज़्यादा वो 5वें गियर में डाल करके अपनी पार्टी को आगे बढ़ा रहे होंगे और रणनीतियाँ बना रहे होंगे कि कैसे नीतीश कुमार से निपटना है। ऐसी स्थिति में एनडीए का बिखराव देखने को मिल सकता है और एक नए समीकरण के साथ 2025 का चुनाव भी हो सकता है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।